नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं दीपक करंजीकर जी को। बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार, आने के आनंद है। ये अपने आप में एक संस्था है, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। इन्होंने फिल्मों में काम किया है, मराठी सिनेमा में काम किया है, हिंदी में भी किया है, अंग्रेजी में भी किया है, कई भाषाओं में काम किया है और राइटर हैं। ये मैंने शुरू में इसलिए कहा है कि जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए तो ये जाने ही जाते हैं, इनका नाम है ही, लेकिन राइटर के तौर पर इन्होंने जो काम किया है वो एक्चुअल में अभूतपूर्व है। एक करीब करीब 950 पेज की शोध पर आधारित एक पुस्तक है जो दीपक जी ने लिखी है और ये पुस्तक जो है ये डीप स्टेट पर है। और डीप स्टेट को लेकर के आज तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं वो भारत में भी चल रही हैं, पूरे विश्व में चल रही हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त को बांग्लादेश में जो शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है उसमें भी ये माना गया है कि डीप स्टेट की ही कारस्तानी है। बीएनपी के साथ मिलकर के, जमाते इस्लामी के साथ मिलकर के, कुछ दूसरी ताकतों के साथ मिलकर के शेख हसीना की सरकार का तख्ता इसलिए पलट दिया गया क्योंकि अमेरिका सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक आयरलैंड जो है उससे मांग रहा था ताकि अपना सैन्य बेस वहाँ पर स्थापित कर सके। इसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं थी। तो वहाँ अब अमेरिका ने अपना कठपुतली मोहम्मद यूनुस बैठाया है, जिसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और अभी हाल में जो यूएस की विजिट उनकी हुई थी उसमें भी आपने देखा होगा कि बिल फाउंडेशन जो है, जो हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन का फाउंडेशन है, वहाँ पर उनका लेक्चर भी कराया गया। जब राष्ट्रपति जो बाइडन से उनकी मुलाकात हुई तो राष्ट्रपति बाइडन भी लगभग उनका माथा चूमने की स्थिति में थे, जो हमारे पास विजुअल्स और इमेजेस आई हैं। तो ये डीप स्टेट के जो कारनामे हैं, और ये कहा गया कि सब भारत और अमेरिका नज़दीक आए हैं, ख़ास तौर से 2005 में जो उसके साथ पैक्ट हुआ था हमारा परमाणु ऊर्जा को लेकर के, उसके बाद से नज़दीकियां बढ़ी हैं। और अभी मोदी जी के आने के बाद तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हों, बराक ओबामा हों, बाइडन हों, सबके साथ उनकी दोस्ती है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ एक डीप स्टेट भी है और वो डीप स्टेट ही एक्चुअल में विदेश नीति भी तय करता है और तमाम जो बड़ी घटनाएं होती हैं उनको अंजाम देने में भी उसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम ये बातचीत दीपक जी के साथ ऐसे समय कर रहे हैं जब हमें सुबह जब हमारी आँख खुली तो पता चला कि इज़राइल ने ईरान पर बहुत बड़ा अटैक किया है। उसकी मिसाइल बनाने वाली कंपनी पर भी अटैक हुआ है, उसके दूसरे सामरिक ठिकानों पर भी अटैक हुए हैं। तेहरान में जो हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके ठीक पास भी अटैक हुआ है। और आज से 25 दिन पहले ईरान ने एक्चुअल में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद इज़राइल पर 200 मिसाइलें दागी थी, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। तो उसके प्रत्युत्तर में 25 दिन बाद इज़राइल की तरफ से ये जवाबी हमला हुआ है। तो दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ और यहाँ तक की आपकी यात्रा कैसी रही है। अगर 1-1.5 मिनट में बता सकें तो फिर हम चीज़ों को आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल पे मुझे निमंत्रित किया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मेरा जन्म पूना में हुआ और उसके बाद एजुकेशन करने के बाद मैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स में काम करता था, नासिक में। उसके बाद फिर एसएपी में काम करके विदेश चला गया, 6-7 देशों में काम किया। फिर अमेरिका में गया तो अमेरिका जाने के बाद मेरे पास मर्जर एक्विजिशंस का भी काम आया।
तो मतलब जो कंपनियां होती है वो छोटी छोटी कंपनियों को टेक्नोलॉजी मर्ज करके खरीदती है, और उसी बहाने मुझे कुछ ऐसे काम में भाग लेना पड़ा जो वॉल स्ट्रीट के संबंधित है। तो मैं जाता था, काम करता था, काफ़ी चीज़ें सामने आती थी। और उसके बाद 2011 में वहाँ काम करने के बाद मैं हिंदुस्तान लौटा तो इसलिए कि जो मुझे करना चाहिए था और जो करने की मंशा थी उसको मैं सफल कर पाऊँ। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं एक्टर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। राइटर तो जैसे आपने बताया ही, मैं मोटर बाइक पे पूरा हिमालय घुमा हूँ, पूरे 27 पास मैंने गए हैं मोटर बाइक पे। और सोशो इकोनॉमिस्ट हूँ। अर्थक्रांति करके जो एक मूवमेंट है उसका ट्रस्टी हूँ, नेशनल स्पोक पर्सन भी हूँ। अर्थक्रांति वो है जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन के सुझाव प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया था जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हुए थे, और उसके बाद वो चुने गए। और जो सुझाव था उसमें से एक सुझाव उन्होंने किया, वो बैंक अकाउंट खुलवाए जो जनधन योजना से जाने जाते हैं। सब प्रस्ताव तो हमारे पारित नहीं हुए, लेकिन डिमोनेटाइजेशन हुआ। और उसके बाद फिर ऐसे काम करता हूँ जिससे कोई मेरे ज्ञान का, मेरे अनुभव का जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास है वो अपने देश को उसका फ़ायदा हो, इसलिए लौटा हूँ। और वो बहुत बड़े आनंद से और समाधान से कर पा रहा हूँ। हम यहीं से क्यों ना शुरुआत करें। जो डीमोनेटाइजेशन का सुझाव आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया था, इसके पीछे थॉट क्या था और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई आपको भी और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार को भी? क्या हुआ था, इंडिया ऑलवेज, हिंदुस्तान ये कैश इकोनॉमी थी। तो कैश इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि उसका ट्रेसिबिलिटी नहीं होता। मैंने आपको कागजी नोट दिए, आपने किसको दिए, तो कहाँ से कहाँ गया उसका ट्रैक नहीं कर सकते, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। तो इस देश में बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट ही नहीं थे, तो पूरी देश कैश इकोनॉमी चलता था। इसलिए इस देश कैसे हवा जैसी होती है, हम सांस लेते हैं, तो इकोनॉमी में वो मेटाफर अगर यूज़ करेंगे हवा का, तो पैसा वैसे होता है। तो पैसा आम लोगों तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि लोग उसको स्टोर करते हैं, बड़े बड़े नोटों में उसको स्टोर कर लेते हैं और फिर लोग उससे वंचित हो जाते हैं। और उसका एक रीज़न ये होता है कि जिसको ज़रूरत है, फार्मर है, कोई मजदूर है, कोई छोटा काम करने वाला, कोई एसएमई इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिटेल शॉप वाला है, उनके पास पर्याप्त उनकी क्रेडिट नहीं मिलती, बैंक से लोन लेना पड़ता है। और बैंक उनको लोन देता नहीं था क्योंकि उनके बैंक अकाउंट ही नहीं थे या उनका कोई हिस्ट्री नहीं था क्रेडिट का कि लोन लिया है, चुकाया है। और इसमें बहुत सारे लोग, इस देश के तकरीबन 60-70 करोड़ लोग वंचित रहते थे धन के लिए, जैसे आदमी सांस के लिए वंचित हो कि हवा ही नहीं मिल रही है। तो वो एक सफोकेशन हो गया था इकोनॉमी में। तो अर्थक्रांति ने एक प्रस्ताव ऐसे बनाया था 5 पॉइंट का, उसमें था कि आप ये बड़े नोट जो है उसको कम करो, सबसे ज़्यादा नोट जो है 50 या 100 का रखो। उसके बाद सब टैक्सेस बंद कर दिए जाए, मतलब कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी छोड़ के, क्योंकि वो रेवेन्यू का टैक्स नहीं है, वो रेगुलेटरी टैक्स है। नहीं तो फिर चाइना के माल से पूरा मार्केट भर जाएगा। वो रेगुलेट करने के लिए ड्यूटीज़ होती है, वो छोड़ के। और फिर एक ट्रांजैक्शन टैक्स से सरकार को पैसा कैसे आएगा, रेवेन्यू, तो एक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए जो 2% होगा, वो रिसीविंग अकाउंट पे कट होगा। ये हमने एक प्रस्ताव दिया था। और जब हमने इसका प्रेजेंटेशन किया था माननीय मोदी जी को, जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, तो उन्होंने पूरा सुना और उन्होंने एक सवाल पूछा कि पहले क्या करना चाहिए। हालांकि ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय हो सकता था। सरकार तो पहले ही आई थी, हमें पता था, हमने बोला भी था 3 साल लगेंगे ये पूरे प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट करने। उसके सिमुलेशन पैकेज भी हमने दिए हैं, सब बनाया था। पार्लियामेंट में बिल रखने का भी हमने बिल का ड्राफ्ट भी बनाया था। प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरा सुना, बड़ी मतलब आत्मीयता के साथ सुना, क्योंकि देश के लिए तो उनका भी भाव उतना ही उच्च है जो किसी भी देशभक्त का हो। और फिर उन्होंने कहा कि पहला क्या करना चाहिए, तो हमने कहा था कि आप पहली बार इसको बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं लोगों को, ताकि उनको कहीं रडार जो है बैंकिंग का, उस पर उनका नाम आए। क्योंकि हमारे घर में देखो कोई औरत काम करती है, हमारा ड्राइवर होता है, हम उसको कैश सैलरी देते आए थे, तो उसका ना कोई बैंक में अकाउंट था, ना ही कोई सैलरी मिलने की कोई हिस्ट्री थी, तो उसका कोई क्रेडिट पैसे का था नहीं। तो उनको वो अच्छा लगा, उन्होंने शायद जनधन अकाउंट जो खुलवाया पहले ही 15 अगस्त पर जब उन्होंने लाल किले पे भाषण किया, तो उन्होंने किया। हाँ, सब टैक्स कैंसिल होने का वो सब हो नहीं पाया, उसकी कोई वजह हो सकती है, सरकार है, लेकिन वो शुरुआत थी। और देखिए उसका एक दूसरा फ़ायदा ये हुआ, जब कोरोना आया तब ये अपनी कैश इकोनॉमी बहुत इजीली डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांसफ़र हो गई।
आजकल सब लोग QR कोड पे बिजनेस करते हैं, चाहे मामूली दुकानदार हो, कोई सब्जी वाला हो, रिक्शा वाला हो, सब अभी, और कोई भी अनपढ़ आदमी हो जिसको गिनना भी नहीं आता, वो भी अपने मोबाइल के ज़रिए उसका मोबाइल उसका वैलेट बन गया है। और ये हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद में हुआ कि हिंदुस्तान का जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कई दो देशों के इकट्ठे करेंगे तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये अडेप्शन इसलिए फास्ट हुआ ताकि सरकार ने 1500 के नोट कैंसिल कर दिए। उसका एक दूसरा ऐसा होता है कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, कोई भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, उसमें जो पैसा इस्तेमाल होता है वो कैश ही होती है। तो वो सब जरिए बंद हो गए नोट बंद होने से। 2000 की नोट लोगों ने, सरकार ने लाई, अभी वो भी निकाल दी गई है, लेकिन वो एक पूरा हाईवा अगर चोक कर देंगे तो बाईपास देना पड़ेगा। तो उस तौर से हम उसको देखते हैं। हम हालांकि हम उस पर खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने जो करना था करा, और दैट्स वाई डिजिटल इकोनॉमी में हम इतनी आगे चल पाए। आज देखो देश में हम हर ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रेस होते जाता है, फिर उसका फुटप्रिंट रहता है। फुटप्रिंट रहने से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में 9/11 जब हुआ तब अमेरिका ने कम से कम 800 अकाउंट सीज किए थे, जिनमें उसके पहले $50,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन हुए थे। तो ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थी, इसलिए वो ब्लॉक कर पाए। वो नहीं होते तो कैसे, कैश इकोनॉमी अगर होती तो रोक ही नहीं सकते थे। आपको याद दिलाता हूँ कि अमेरिका में 1969 तक निक्सन जब प्रेसिडेंट थे तब ये कैश इकोनॉमी थी, $10,000 की नोट थी सबसे बड़ी। और तब उन्होंने विद स्ट्रोक ऑफ पेन उसको $100 कर दिया। उसके बाद उन्होंने कभी बड़े संख्या की नोट लाई नहीं। तो डीमोनेटाइजेशन होता है जो लोगों को मेन इकोनॉमी में लाने के लिए पैसा बैंकों में आए, ताकि बैंक पैसा रख नहीं सकती है बाय डिफ़ॉल्ट, उनको तो पैसा देना पड़ेगा, या कर्जा करके देंगे या किसको सब क्रेडिट देंगे। तो वो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसलिए वो डिसीजन पूरा भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये देश कैश इकोनॉमी से, जो कम्प्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट थी, डिजिटल इकोनॉमी पे आसानी से चला गया। ये हम उसकी जीत मानते हैं, इसलिए हम उसको एक स्टेप करके देखते नहीं हैं। वो एक इंसिडेंट था, उसकी बहुत बड़ी प्रोसेस उस दिन से शुरू हुई और उसका हमें अभिमान है। ये बहुत ही विशद विषय है और इस पर हम ज़रूर अलग से आपसे बातचीत करेंगे। और ये भी कि जो इस समय फॉरेन रिज़र्व है भारत के पास में, वो रिकॉर्ड है। और हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इसमें वर्ल्ड में है। और प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं कि 2027 या 28 तक तो हम हर हालत में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। तो उसका आम जनजीवन के स्तर पर जो परिवर्तन होंगे उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है और किस तरह की चुनौतियां भी देश के सामने आने वाली हैं, ये एक अलग विषय है। इस पर एक ज़रूर आपसे चर्चा करेंगे समय लेकर के। लेकिन जो मूल विषय जिस पर आज ख़ास तौर से हम चर्चा कर रहे हैं वो है दीपक जी की ये पुस्तक। ये करीब 950 पेज की पुस्तक है और इस पुस्तक की एक्चुअल में विशेषता ये है कि इन्होंने 482 पुस्तकों को पढ़ा है, रिसर्च किया है। कई साल की इनकी मेहनत है, 6-7 साल इन्होंने लगाए हैं उसमें, और उसके बाद ये पुस्तक तैयार हुई है साहब। और ये पुस्तक है डीप स्टेट पर। डीप स्टेट का नाम तो हम और आप सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये काम कैसे करता है और इसके कारनामे क्या क्या हैं, अमेरिका इसको किस तरीके से यूज़ करता है, या ये अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है, जो वहाँ की सरकार होती है, उसको एक्चुअल में किस तरीके से निर्देशित करता है या बाध्य कर देता है कि वो डीप स्टेट जो कर रहा है या सोच रहा है या जिस तरीके से अमेरिका की विदेश नीति को ले जाना चाहता है उस दिशा में वहाँ का राष्ट्रपति या वहाँ की सरकार बढ़े। तो इस पर हम आज एक्चुअल में इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो साहब ये बताइए डीप स्टेट भला क्या है और ये काम कैसे करता है, फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं एक स्टोरी बताऊंगा 2 मिनट में। 1923 में एक आदमी का जन्म हुआ था जर्मनी में, उसका नाम है हेनरी किसिंजर। 20 साल के बाद वो आदमी यूएस आया। उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, मैं खाली उस पॉइंट पर टच करूंगा। और उस आदमी ने आज तक 1952 से लेके आज तक, मतलब अभी उनकी मौत हुई 2023 में, पूरे 100 साल जिए किसिंजर साहब। उसमें उन्होंने अमेरिका के 11-12 प्रेसिडेंट तय किए हैं और अमेरिका की जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है वो ड्राइव की है। ये बहुत ही अलग शख्स है, बहुत बुद्धिमान है। देखिए क्या था, पहले
जब वॉर होते थे पहले ज़माने में, तब आपको जैसे स्विस ट्रीटी मालूम है, स्विस बैंक में पैसा होता है, लोगों को स्विस बैंक में पैसा रखते क्यों नहीं बताते, ऐसा सबको सवाल होता है कि ऐसी कोई सी बैंक है। तो जब वॉर हुआ करते थे तो स्विस बैंकों ने कहा था कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन हमने किसको दिया है इसका रिकॉर्ड हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वॉर जो होता है वो दोनों साइड से फंड होता है। मतलब जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा हुआ, जिसमें पहले वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का पूरा करेक्शन हुआ, तो उस करेक्शन के लिए जो पैसा लगा वो कुछ चुने हुए फैमिलीज़ में उसमें पैसा लगाया था। उनके नाम इस बुक में है, वो है रॉथशिल्ड्स फैमिली है, रॉकफेलर है, मॉर्गन है, और अभी जो है उनके जो जिसको हम लोग कहते हैं ना कि छोटे सूबेदार उनके, वो जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं। तो इनका एक कार्टेल था। ये जो रॉथशिल्ड का पहला जो आद्य पुरुष है, मेयर एम्शियल रॉथशिल्ड, उसका एक सेंटेंस है जो रॉथशिल्ड हाउस पे लिखा हुआ है, एनग्रेव किया हुआ है। वो कहता है, गिव मी अ कंट्रोल ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री एंड आई डू नॉट केयर हु द प्रेसिडेंट इज। तो देशों का पैसा अपने हाथ में रखना, चलन जो करेंसी अपने हाथ में रखना, उस पर कंट्रोल रखना, और फिर देश का कोई भी प्रेसिडेंट चुन के आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब मॉनेटरी पॉलिसी उनके हाथ में चली जाती है। ये सुनने को ताजुब होता है लोगों को, बहुत सारे उनको लगता है ऐसे कैसे होता है, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बता दूं तो आपको शायद पता चले। जी। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो बैंक है वो प्राइवेट बैंक है, बैंक ऑफ फ्रांस प्राइवेट बैंक है, डॉइच बैंक प्राइवेट बैंक है, बैंक ऑफ नीदरलैंड्स प्राइवेट बैंक है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक, हालांकि उसके नाम में रिजर्व है, फेडरल है, फिर भी वो प्राइवेट बैंक का कार्टेल है। उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट चूज करता है, मतलब सिलेक्ट करता है, इलेक्ट नहीं करता। उसको 3 नाम दिए जाते हैं, उसमें से एक वो चुनता है, जो फेड बैंक चेयरमैन जिसको हम कहते हैं, वो क्रेडिट पॉलिसी वगैरह डिक्लेयर करता है। एक सादा एग्जांपल देता हूँ, हमारे नोट पे क्या लिखा होता है, हमारा बैंक गवर्नमेंट का है, थैंक गॉड, हिंदुस्तान का जो रिजर्व बैंक है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। वो करेंसी पे क्या लिखा था, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ दिस नोट ₹100, अगर 100 रुपये का नोट है तो, मतलब वो प्रॉमिसरी नोट है, गवर्नमेंट स्टैंड बिहाइंड इट, वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। किसने नोट लेने को इनकार कर दिया तो वो क्राइम है, वो जुर्माना, उसको जेल हो सकता है। लेकिन अमेरिका की जो डॉलर नोट है उसमें लिखा है, दिस इज बहुत इंटरेस्टिंग है समझना, वो कहता है कि ये फॉर ऑल डेब्ट्स नेशनल और प्राइवेट दिस इज अ लीगल टेंडर। नोट पे छापा हुआ है, आप देख सकते हो। मतलब वो एक लीगल टेंडर है जो इशू किया गया है एक बैंक से, जो देश में करेंसी करके चल सकता है। कोई भी डेब्ट हो, प्राइवेट डेब्ट हो या नेशनल डेब्ट हो, उसको फेडने, उसको उतारने के लिए कर्जों को वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसी करेंसी नोट है। ये डेफिनेशन में उसका फ़र्क ध्यान में आता है कि ये नोट एक प्राइवेट बैंक ने दिया है। अब अमेरिका का जीडीपी कितना है, 21 ट्रिलियन, 22 ट्रिलियन, उस पर कर्जा कितना है, 24 ट्रिलियन। तो इस बैंक का ही अमेरिका पे 15 ट्रिलियन का कर्जा है। हालांकि अभी हालात में जब कोरोना हुआ था तो उन्होंने $2 ट्रिलियन अमेरिकन गवर्नमेंट को दिए छाप के, तो वो नोट छापते रहते, देते रहते। हालांकि देश का अकाउंटिंग कभी क्लोज नहीं होता कंपनी जैसा, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होता है, इसलिए अमेरिका का डेब्ट रहता है वो चलते रहता है। फिर भी लोगों को क्वेश्चन आता है, और मैं ऐसे एक एक चीज़ बोलते जाऊँगा ताकि लोगों को एक उस हिसाब से सब समझे। तो अमेरिका का जो करेंसी इतना स्ट्रांग कैसा है, अभी 80 रुपये का $1 है, तो अगर इतना डेप्थ है, हमारा क्या कर, हमारा कितना जीडीपी है, 3.2 ट्रिलियन, हमारे पे कर्जा कितना है नेशनल डेब्ट, हार्डली ½ ट्रिलियन या $700 बिलियन हो, $700 बिलियन होगा। मतलब हमारे जीडीपी से 1/4 है हमारे पर कर्जा। अमेरिका का उससे ज़्यादा 120% है। फिर भी डॉलर स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि ये डॉलर जो है वो एक ऐसी कमोडिटी के साथ जोड़ा हुआ है जिसका एक कमोडिटी का नाम है सोना और दूसरे कमोडिटी का नाम है तेल। दुनिया में कोई देश किसी से भी तेल खरीदता है तो वो डॉलर में उसकी भुगतान करता है। दुनिया में कोई भी सोना खरीदता है इंटरनेशनल मार्केट में तो वो डॉलर में उस खरीदता है। आपको याद होगा चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट थी, तब हमारे पास तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, डॉलर नहीं था, तो हमने हमारा सोना गिरवी रखा था। yes. और फिर डॉलर खरीदे थे और फिर तेल देश के लिए खरीदा था। और ये किसने डिसाइड किया, तेल कोई अमेरिका का प्रोडक्ट नहीं है, वो तो मिडिल ईस्ट में होता है सबसे ज़्यादा। अमेरिका में भी रिजर्व है लेकिन उन्होंने अभी तक वो सब खोले नहीं, यूटिलाइज नहीं किया है। लेकिन बाकी इसलिए उन्होंने बोला कि ये एक डॉलर गेम निक्सन ने किया था कि पूरी टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट को दी थी तेल ऑयल एक्सप्लोरेशन करने की, उत्खनन करने की, और उसके बदले में डॉलर सिर्फ तेल सिर्फ डॉलर में ट्रेड होगा, ऐसा एग्रीमेंट बनाया था।
वैसे सोने का भी है। फोर्ट नॉक्स करके एक स्टोरी है उसका। सब सोना अमेरिका के पास पड़ा है दुनिया का। तो ये क्या हुआ, ये लोगों ने उस बैंक पे कंट्रोल लाने के लिए ये डीप स्टेट, मतलब ये फैमिलीज थी पहले, फिर उन्होंने कुछ कुछ थिंक टैंक बनाए। उसका एक थिंक टैंक है काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन, CFR, जो वाकई में शुरू 1919 में हुआ, लेकिन उसके बाद उसको किसिंजर का उसके ऊपर कंट्रोल गया। किसिंजर उसके बहुत एक्टिव मेंबर थे, इतने एक्टिव कि वो पूरी पॉलिसी डिसाइड करते थे। उसका नाम काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन है, बट वो हर देशों का व्यापार, हर देशों का एक्सचेंज, करेंसी मैनिपुलेशन सब तय करती है। दूसरी है ट्रायलैटरल कमीशन। तीसरा है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो हेजिंग होता है करेंसी का। तो ये सबके रूल उन्होंने बना दिए। तो फिर डीप स्टेट, मतलब डीप स्टेट का डेफिनेशन तो यह है कि जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। उनके चेहरे डेमोक्रेसी के हो सकते हैं, चेहरे मानवतावादी हो सकते हैं, चेहरे एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हो सकते हैं, चेहरे मदद के हो सकते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, लेकिन जो कारनामों का जो जाल है, जो उसकी सोच है, वो अंदर पर्दे के पीछे है। और उसकी सोच में इकोनॉमिक गेन ये एक एजेंडा होता है, और फिर उसके लिए मिलिट्री यूज़ की जाती है। जैसे अमेरिका का क्या हुआ, फेडरल बैंक अमेरिका में आए, इसके उसके जो प्रयत्न कर रहे थे, जो कोशिशें चल रही थी, वो तो पिछली सेंचुरी से, मतलब 1860 से चल रही थी। लेकिन एक बार अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरे को दो लोगों का डर है, दो लोगों से डर है। एक जो उनके वहाँ सिविल वॉर चल रहा था, एक जो आर्मी सामने से आ रही है, और जो न्यूयॉर्क के बैंकर पीछे से आ रहे हैं। मैं सामने वाले आर्मी को निपटा सकता हूँ, उनका स्टेटमेंट है ऑफिशियल, लेकिन पीछे वाले जो बैंकर है वो पीछे से आ रहे हैं। आई कैन नॉट हैंडल देम, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट गेम्स दे आर प्लेइंग। सो उन्होंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। तो फिर भी फेडरल बैंक ऐसा एक पूरा सेंट्रलाइज बैंक नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे बैंक चल रहे थे। अमेरिका का इकोनॉमी हिंदुस्तान जैसे ही था, छोटे छोटे गाँव में बैंक थे, उस गाँव के क्रेडिट की नीड वो पूरा करते थे। लेकिन वो सब डिमोलिश करके फेडरल बैंक हुआ। उसके पहले एक हादसा हुआ। तो ये अभी मैं एक हादसे बताते जाऊंगा, तो डीप स्टेट क्या कर सकता है उसका आपको अंदाजा आ जाएगा। तो एक टाइटैनिक करके जो एक बहुत बड़ा जहाज था, वो डूबा, ऐसा आपने सुना है। वो डूबा, वो सच है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो डूबने को मजबूर किया गया, वो भी सच है। अब ये कोई भी पहली बार सुनेगा तो लगेगा मैं कुछ स्टोरियाँ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने भी पहली बार ऐसे ही सुना था, क्योंकि मैं तो टाइटैनिक की मूवी देख के गया था, रोमांटिक मूवी। तो जिसने मेरे को बताया, उसने कुछ किताबें बताई, फिर जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो उसमें 3 लोग उस बोट में मारे गए, मतलब डूब गए बोट के साथ। वो 3 लोग थे। एक था बेंजामिन गुगेनहेम, वह अमेरिका का माइन किंग था, उसके पास काफ़ी माइंस थे। तीसरा था इसीडोर स्ट्राउस, ये कांग्रेसमैन था, और ये मेसिस करके जो बड़ी चेन है कपड़ों की, उसका मालिक था। तीसरा था जॉन जेकब एस्टर, वो भी कांग्रेसमैन था, और वो अमेरिका का पहला ट्रस्ट उसने शुरू किया था। तो ये 3 लोग थे, वो अमेरिका के इकोनॉमिक जो कैनवास था उस पर बहुत ही जाने माने लोग थे, बहुत पावरफुल थे और बहुत इथिकल थे। वो लोगों के लिए सोचते थे, उन्होंने कभी खुद के लिए सोचा नहीं। दे वेर कैपिटलिस्ट, बट दे वेर नॉट एक्सप्लॉइटिंग पीपल्स इनएबिलिटी फॉर स्पेंडिंग मनी, दे वेर हेल्पिंग पीपल। तो ये तीनों लोगों का फेडरल बैंक को बहुत अपोज था। तो उसके पहले एक आइलैंड पे कुछ लोग, अमेरिका के जो डीप स्टेट के लोग हैं, वो अमेरिका के कुछ लोगों को लेके गए, और उन्होंने उस आइलैंड पे एक, जिसको कहते हैं ना, एक फ्रेमवर्क तैयार किया फेडरल बैंक का, और फिर उसको पुश करने लगे। फिर उनको पता चला कि गवर्नमेंट तो मान जाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट इवन टुडे इज अ पपेट ऑफ दिस बैक किंगपिन्स। बैकड्रॉप, जो बैकड्रॉप के पीछे काम करते हैं ना, वो किंगपिन्स के, वो तो पपेट है अमेरिका का प्रेसिडेंट। उसके बाद सभी प्रेसिडेंट वैसे ही है, किसी को भी कुछ ज़्यादा अधिकार नहीं है। वो दिखने में उसका फेस है कि बहुत पावरफुल देश का प्रेसिडेंट है, लेकिन उसकी पूरी जो चालें है, उसका जो पूरा कारनामे है, वो नियंत्रित ये लोग करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि उनको तो मान लेंगे, वो तो फेडरल बैंक का एक पारित कर देंगे अमेरिकन कांग्रेस में जो उसका प्रस्ताव है। लेकिन ये तीनों लोग नहीं मान रहे थे। फिर अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप बहुत गौर से सुनिए, और इसके लिए मैंने बुक लिखा है, रिसर्च किया है। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि कोई अगर कहता है कि गलत है तो आप भी बुक लिखिए और मुझे काउंटर करें, रादर देन सेइंग इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी थियरी। डोंट से इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी थियरी, दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो उन्होंने क्या किया, ये बोट का एक टाइटैनिक करके बोट का एक मेडन जर्नी अनाउंस किया। उसकी कंपनी थी व्हाइट लाइन स्टार शिपिंग कंपनी।
वो जेपी मॉर्गन ने खरीदी थी। जॉन पियरपोंट मॉर्गन एक बहुत ही तगड़ा आदमी था अमेरिका में, जो वॉर के इकोनॉमी के लिए सप्लाई करता था, क्रेडिटर था बहुत बड़ा, और बहुत बड़े सप्लाई करता था मिलिट्री को। बहुत स्ट्रांग फैमिली थी। जैसे रॉथशील्ड यूरोप का है, जर्मनी का है, फ्रांस का, इंग्लैंड का है, वैसे रॉकफेलर अमेरिका का ऑयल जायंट था, और मॉर्गन अमेरिका का सप्लाईज का, स्टील, ऑल काइंड ऑफ मेटल्स एंड वॉरफेयर का सप्लायर था। तो इसने एक बोट बोली कि एक मेडन जर्नी अनाउंस किया, सब लोगों को पर्सनल दुनिया में फ़ोन किया। वो बोट जाने वाली थी नॉर्थन शायर से न्यूयॉर्क तक, और वो टाइटैनिक रास्ते में डूब गई। उसमें ये तीनों लोग शामिल थे एज अ गेस्ट ऑफ मॉर्गन, क्योंकि वो मेडन जर्नी इतनी बड़ी बोट का, जिसका एडवर्टाइज मैंने बुक में छापा है, विल नेवर सिंक, अ शिप दैट विल नेवर सिंक, ऐसा उसका ऐड न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था। तो ऐसे बोट पे, और फिर मॉर्गन बोल रहा है, एक रिलेशन भी होता है ना उस फील्ड में जो लोग काम करते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े लोग इंक्लूडिंग मॉर्गन खुद उस पर ट्रैवल करने वाला था, लेकिन उसने आयन वक्त पे अपना जर्नी को बीमारी का कारण दे के कैंसिल किया। लेकिन वो किसी आइलैंड पे लोगों को दिखाई दिया था, वो बीमार वगैरह था नहीं, लेकिन ही नेवर ट्रैवल। दिस 3 people ट्रैवल्ड एंड विद द बोट सिंकिंग, अभी कैप्टन स्मिथ करके बोट का कैप्टन था। बोट तो बराबर है कि आइसबर्ग पे गई, जाके टकराई और उसके टुकड़े हो गए, वो गिर गई। लेकिन जो कैप्टन स्मिथ है वो 33 साल अटलांटिक में जहाज़ चलाने वाला बहुत ही अनुभवी आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस, और जिसको डाई हार्ड बोलते हैं ना, शिपी, ऐसा आदमी था, उसकी वजह से रुतबा थी। लेकिन उसके होते हुए भी बोट अगर हाईएस्ट नॉटिकल स्पीड से, जो दिखने वाला, दूर दिखने वाला 80,000 स्क्वायर माइल का जो आइलैंड है, उस पे जाके टकराए, ये संभव नहीं है। लेकिन उसके साथ ये तीनों लोग चले गए। जॉन जेकब एस्टर के वाइफ ने एक बुक लिखी है, उसने लिखा है कि वो भी थी उसके साथ, तीनों की बीबियाँ थी, लेकिन बोट पे ज़्यादा लाइफ बोट भी नहीं थी। तो सब लेडीज़ को और बच्चों को पहले जाने दिया गया बोट से, जितने भी लाइफ बोट थे उसमें से। तो उसने कहा है कि मैंने उसको, जब मैंने आई वेव माई हैंड व्हेन ही वाज स्टैंडिंग ऑन अ डेक एंड आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम, ही सेड नो, ही वाज वेरी एथिकल मैन, ही डिड नॉट एग्री टू कम ऑन द बोट एंड वी लॉस्ट हिम। ये तीनों लोग जाने के बाद में अगले साल टाइटैनिक बूढ़ा 1912 में डूबा। उसके बाद 1913 में दिसंबर में, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, जब क्रिसमस की छुट्टियां थी, अमेरिकन कांग्रेस ने फेडरल बैंक का प्रस्ताव पारित किया। जब आधे ही लोग हाजिर थे वो कांग्रेस के हाउस में, क्योंकि छुट्टियां थी, और जो थे वो भी थोड़े ड्रंक थे, क्योंकि वो तो एंजॉयमेंट का टाइम होता है उनके हिसाब से। उस हालत में ये प्रस्ताव पारित हुआ, और उस दिन फेडरल बैंक आ गई, अमेरिका का करेंसी का कंट्रोल इनके पास चला गया। अभी उसके साथ एक और घटना हुई जिसका नाम है रशियन रिवॉल्यूशन। वो 1917 को हुई है, पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन जो ट्रॉट्स्की है उसमें, लेनिन और ट्रॉट्स्की ने उसमें पार्ट लिया था। जो ट्रॉट्स्की है उसको रॉकफेलर के स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के कंपाउंड में, न्यू जर्सी में जो है, बहुत बड़ी उनकी एस्टेब्लिशमेंट थी, उनको वहाँ ट्रेन किया गया था हाउ टू टेक डाउन द ज़ार। व्हाई दे वांटेड टू टेक डाउन ज़ार? They have taken 750 ton of gold from Tsar and took it to Bank of England. तो झार का जाना जो था, वो एक तो हेजोमनी का भी एक प्रयास था डीप स्टेट का, कि उस पर कंट्रोल आया, उसके गोल्ड पे कंट्रोल आया, क्योंकि उस ज़माने में गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। कौन कितनी करेंसी छापेगा वो अपने गोल्ड रिजर्व पे डिपेंड हुआ करता था। तो वो गोल्ड पूरा आ जाए कब्जे में, उनको एक करेंसी करना ही था। और डॉलर उसलिए लेके लिया गया क्योंकि अमेरिका एक आइलैंड है। अमेरिका ये अपने आप में एक प्लैनेट है, उसको जिसे कहते हैं वो इज प्लैनेट इटसेल्फ, बिकॉज वहाँ कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है, समंदर से जुड़ा हुआ है। और कनाडा वैसे अमेरिका का, वो नॉर्थ अमेरिका भी पूरा वो आइस और इसमें है, उसमें कोई एक्सेसिबल नहीं है। बाकी कंट्रीज़ के लैंडलॉक कंट्री होते हैं ना, वैसा नहीं है वो, तो अटैक करना मुश्किल है। तो अमेरिका का करेंसी आ गया, और फिर डॉलर ने, आपने देखा होगा अगले 100 सालों में डॉलर ने दुनिया पर राज किया। तो रशियन रिवॉल्यूशन हुई, जो लेनिन ट्रॉट्स्की, हालांकि बोलने को वामपंथी है, कम्युनिस्ट है हार्डकोर, लेकिन सपोर्ट किया था कैपिटलिस्ट ने। और फिर रशियन राज्य क्रांति हुई, ज़ार चला गया, इनके पास ज़ार का सोना आ गया, रशिया कोलैप्स, दे गॉट कंट्रोल ओवर इट। फिर वहाँ कई लोग मरे, बहुत दंगे फसाद हुए, वो तो आपको मालूम है, वो ब्लडी रिवॉल्यूशन कहते हैं उसको, रक्त रंजित क्रांति है वो। तो वो सब होने के बाद रशिया गया। फिर तब उसके बीच में, मतलब फेडरल बैंक स्थापित हुई और रशियन राज्य क्रांति सफल हुई,
1913 से 1917 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। वो यूरोप का करेक्शन था। क्या होता है, कोई भी जो वॉर होता है ना, उसका थोड़ा मैं एक अलग परसेप्शन आपके सामने रखना चाहता हूँ। वॉर ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई लॉस नहीं करता। लोग मरते हैं, बट लोग कोई लॉस प्रॉफिट का धंधा नहीं है ना, वो तो आम जनता है। लोग मरते हैं, लेकिन काफ़ी सारी लैंड जो होती है उसका करेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी सारी लैंड के नक्शे बदले हुए देशों के, कई देश चले गए। यूरोप का पूरा करेक्शन करना ज़रूरी था, क्योंकि उसके आगे दुनिया को चलाने वाली करेंसी थी डॉलर, और वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो वो पूरा कंट्रोल आना ज़रूरी था। इसलिए एक रशिया करके जो स्ट्रांग कंट्री था, जो अपोज कर सकता था, उसको डुबाया गया। और यूरोप का भी करेक्शन करके, वॉर में क्या होता है, देशों का जो प्रायोरिटी होता है ना कोई चीज़ का, वो वॉर को हो जाता है। नागरिकों के हित में नहीं होता, या देश के हित में रहता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वाइवल मूवमेंट है कोई भी कंट्री का। तो वो युद्ध करते चले गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसकी ट्रिगरिंग इंसिडेंट्स कोई भी हो सकती है। डेनमार्क के प्रिंस को मार दिया वगैरह, वो सब तो ठीक है, वो ट्रिगरिंग इवेंट कुछ भी चलता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। मतलब देखिए, टाइटैनिक डूबा, फिर फेडरल बैंक की स्थापना हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हुआ, और रशियन रिवॉल्यूशन हुई। ये पूरे एक दशक में हुआ है, 1912 से 1917 तक। दशक भी नहीं, 6 सालों में इतना सब। और फिर वॉर ख़त्म हुआ 1918-19 में, वारसा का जो एग्रीमेंट हुआ। अब वारसा का जो एग्रीमेंट हुआ, उसका आप अगर स्टडी करेंगे तो जर्मनी को डिमोलिश कर दिया गया। वारसा एग्रीमेंट में जो कंडीशंस है साइनिंग ए ट्रीटी, उसमें अगले एक वॉर का जन्म है, क्योंकि वो इतने अन्यायकारक है, वो इतने जिसको कहते हैं ना एक्सप्लॉइटेड एग्रीमेंट है वो। उसमें तो बिल्कुल था कि जर्मनी एक दिन रिटेलिएट करेगा ही करेगा। जैसे आज ईरान के ऊपर इसराइल ने पहले ईरान ने किया, फिर इसराइल ने हमला किया, अब रिटेलिएशन चलते रहता है। वॉर इज अ चेन ऑफ इवेंट्स विच वन इवेंट गिव्स बर्थ टू सेवरल इवेंट्स ऑफ फ्यूचर। दैट्स हाउ द वॉर इज प्लान्ड। सो उसके बाद हुआ कि यूरोप का करेक्शन हुआ, फिर ट्रीटी हुई, फिर जर्मनी को बिल्कुल ही मतलब कंगाल कर दिया गया। जर्मनी हार गया बहुत बुरी तरह से। और उसके बाद फिर अमेरिका का भी, मतलब जिस कंट्री के फॉरेन एंड फाइनेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी पे दुनिया चलानी है, उस देश का भी तो एक पॉपुलेशन था, उनकी भी कुछ एक घर में संपत्ति थी, उनके डोमेस्टिक वेल्थ होती है। जैसे हमारे भारत में हम हमेशा कहते हैं कि हमारे घर में जितना सोना है, हर एक के घर में 140 करोड़ लोग हैं, 1-2 तोला भी घर में सोना रहेगा कम से कम, तो भी कितना बड़ा सोने का ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, एक रिजर्व हो जाता है देश में। ऐसे देश की अपनी अपनी वेल्थ होती है। अमेरिका की अपनी अपनी एक वेल्थ थी, कृषि में वेल्थ थी, माइंस में थी। काफ़ी बड़ा कंट्री है, काफ़ी रिच कंट्री है, जिसको संसाधनों को कहेंगे रिसोर्स रिच कंट्री है। तो उसका भी करेक्शन जरूरी था। तो उसका करेक्शन के लिए जो हथियार यूज़ किया गया वो वॉल स्ट्रीट। 1930 में डीप स्टेट में अमेरिका ने ग्रेट डिप्रेशन नाम का एक जब से बड़ी महामंदी दुनिया में लाई, जिसमें अमेरिका गॉट कंप्लीटली डिवास्टेटेड, एंड दैट डिवास्टेशन वाज अप टू द हाउस होल्ड लेवल। इट वाज नॉट कि मतलब लोग कंगाल हो गए, घर चले गए, उनके पैसा ख़त्म हो गया, उनका सब मतलब तहस नहस हो गया। उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, जो बरसों से बनी हुई आई थी, वो पूरी तहस नहस हो गई। तो एक यूरोप का करेक्शन हुआ, रशिया चला गया, अमेरिका डोमेस्टिकली वॉल स्ट्रीट चलाने वालों के हाथ में चला गया। द एंटायर वॉल स्ट्रीट इज़ अ कंप्लीट मैलिस ऑपरेशन बाय द डीप स्टेट। और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट इतने जुड़े हुए एक दूसरे से, वैसे हम आगे आएंगे तो और उसके एग्जाम्पल आएंगे। तो 1930 तक देश में अभी एक ही चीज़ थी, अमेरिका, उसका डॉलर था, जिसको करेंसी प्रिंटिंग इनके हाथ में था, देश के हाथ में था नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट पपेट जैसे आते गए चले गए, स्ट्रांग थे, कुछ पॉपुलर थे, वो सब तो होते ही रहता है। अचानक सा जो प्लान होता है उतना होता नहीं है ना घटित, कुछ ना कुछ तो उसको डिटोर आता ही है, कुछ ना कुछ तो लोग अपने रेजिस्टेंस होता है, इनर्शिया होता है, तो फाइट करते हैं। अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ अच्छे बने, उसके बाद भी अच्छे लोग थे, लेकिन उनका कंट्रोल उनके पास था नहीं, क्योंकि करेंसी कंट्रोल चला गया था, फेडरल बैंक पैसा छाप रही थी। अब जाके ना बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर आता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे जाऊंगा कि ये कंट्रोल किसको ये कंट्रोल बड़ा जाचक साबित हुआ, किसको लगा कि ये तो मेरी पावर ले रहे पूरे एज अ प्रेसिडेंट। उसका नाम है रॉबर्ट केनेडी। रॉबर्ट केनेडी की हत्या हुई। अब उस हत्या का जो घटनाक्रम है, मैंने बुक में पूरा लिखा है, ये पूरा 100 साल का घटनाक्रम मैंने बुक में डिटेल में दिया हुआ है, आप बुक पढ़ सकते हो। रॉबर्ट केनेडी ने क्या किया था, उसने
एक ऑर्डिनेंस निकाला। ऑर्डिनेंस मतलब अमेरिका में है प्रेसिडेंट ऑर्डर विच कैन नॉट बी चैलेंज। प्रेसिडेंट को वेटो है ना, तो उसका ऑर्डिनेंस चैलेंज नहीं होता कोई भी कांग्रेस में। सो उसका ऑर्डिनेंस ये था, उसका नंबर था 110001 इफ आई रिमेंबर करेक्टली। उसमें लिखा था कि अमेरिकन ट्रेजरी विल प्रिंट द डॉलर नोट, और उसने $5 मिलियन के नोट प्रिंट करने का ऑर्डिनेंस निकाला था और बोला था ये करेंसी कंट्रोल करेगी। केनेडी की मौत हो गई। केनेडी के बाद था वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन। उसने जिस गांव में केनेडी मरा है उस गांव का नाम है डालस, टेक्सास स्टेट में है। उसी गांव के में जो उसका एयरफोर्स 1 जो फ्लाइट खड़ा था, उसी एयरफोर्स 1 में उसने शपथ ली है अमेरिकन प्रेसिडेंसी की, लिंडन जॉनसन ने। आप कभी वो फ़ोटो देखेंगे, वेब पे फ़ोटो है जहाँ केनेडी की वाइफ खड़ी है, जैकलिन केनेडी, क्योंकि वो विटनेस है उसकी शपथ की। जैसे ही वो विमान वहाँ से उड़ा, वाशिंगटन गया, पहला काम लिंडन जॉनसन ने किया, जिसका रिकॉर्ड है, ही हैज़ टेकन बैक दैट ऑर्डिनेंस। और केनेडी का और एक CIA का भी स्टोरी है, वो जो बे ऑफ पिग का स्टोरी है, जो CIA ने बहुत क्यूबा में इधर उधर जो भी कुछ उलट पुलट की, उसके बारे में केनेडी को पता चला था। ही वांटेड टू कंट्रोल, ही एंड हिज ब्रदर वांटेड टू कंट्रोल देम, and that was one danger for this hegemony or for these deep state operators, and second was the currency control. केनेडी को जाना पड़ा, उसके बाद कोई प्रेसिडेंट ने उसको आज तक अपोज नहीं किया है। पीछे आते हैं 1930 पे, उसके बाद हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर की एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ वो सब आप पढ़ सकते हैं, आपने पिक्चर देखी होगी, बुक पढ़ी होगी। मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो सबको मालूम है। जो सबको मालूम है वो मालूम है। डीप स्टेट का कारनामा यही है, डीप स्टेट की पहचान ढूंढनी है तो जो सबको मालूम नहीं उसमें ढूंढनी पड़ती है। जैसे आप भी ओंकार जी कभी कभी आपके चैनल पे बोलते हो ना पॉलिटिकल एनालिसिस में, कि जो घटना सामने नहीं आई है उसका एनालिसिस आप करते हैं। तो ये पीछे वाली सोच ढूंढने में ज़्यादा मुझे मतलब इंटरेस्ट है, और ये बुक उसके ऊपर है, क्योंकि वो डीप स्टेट तक पहुंचती है। अब आपको लगेगा सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर ने कितने लोग मारे? 60 लाख जू। अब मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ, उसका रेफरेंस भी देता हूँ। ये पूरे बुक लिखने के लिए जो बुक मैंने पढ़े उसके रेफरेंस है। मैंने एक भी लाइन खुद के दिमाग से लिखी नहीं है, मैंने उनको खाली जोड़ा है। इसका USB जो है या IP जो मैंने उसका अभी किया है, जो US में हुआ, US लॉयर में, उसमें ये पहली बार किसने इन सबको एक धागे में जोड़ा है, लिखित उस कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रूफ ऑफ दैट टाइम। मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट के स्पीचेस है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसमें हिटलर ने ऐसा कहा था कि मुझे तो काफ़ी लोग मारने हैं जो दुनिया में है, तो अभी जैसे मेरी मिलिट्री कॉन्कर करेगी एक एक देश, उससे मैं पकड़ूंगा, उनको ढूंढूंगा, उनको आइडेंटिफाई करूंगा, फिर उनको मारूंगा। अब ये करने के लिए उसने कहा था मेरे मिलिट्री के पास वक्त नहीं है, वो तो वॉर में बिजी है, मेरे पास इतने लोग ही नहीं हैं जो ये काम कर पाएंगे। आई वॉन्ट टू हायर अ स्पेसिफिक कंपनी, अ प्रोफेशनल कंपनी विच विल एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट फॉर मी। मतलब इस प्रकल्प को जो यशस्वी था उसको लाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ऐसी मुझे एक कंपनी चाहिए। मैं आपको नाम बोलता हूँ और उसका रेफरेंस भी देता हूँ। वो कंपनी थी IBM। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज गिवन टू IBM विच वॉज अ 6 फेज कॉन्ट्रैक्ट। 6 फेज का प्रकल्प था। एक पहली फेज थी कि देश को कॉन्कर करना, जो जर्मन मिलिट्री करेगी, या जर्मन एयरफोर्स, जर्मन जो भी है, जर्मन डिफेंस करेगा। 2, उस देश में जू जितने हैं उतने आइडेंटिफाई करना। नंबर 3, उनको डी आइडेंटिफाई करना, मतलब उनका आइडेंटिफाई करना मतलब उनके लाइसेंस होंगे, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, जो भी उनका ID है उसको नष्ट करना और उनको नया ID देना। फिर चौथा था उनको अलग अलग जगह कैंप में रखना। फिर उसकी डेमोग्राफी क्रिएट करना, अगला फेज था। जेंडर बेस्ड है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, एज कितना है, बच्चा है, बड़ा है, जो भी है उसका एज, सब डेमोग्राफी से उसको सेपरेट करना। और छठा था उनको मारना। लेकिन उनको मारने के लिए मेरी गोली जो है वो बहुत महंगी है, एक एक आदमी को मारते बैठेंगे तो मुश्किल है। सो दे शुड डाई अ नेचुरल डेथ। इसके लिए झाइकॉन करके गैस, जो पॉइजनस गैस यूज़ किया गया, जो सफोकेट हुए ना, गैस चैम्बर्स की स्टोरी है। तो वो गैस देने वाली कंपनी भी थी, वो रॉकफेलर की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। तो ये IBM और होलोकास्ट नाम का डैनियल ब्लैक का एक बुक है, जिसमें आपको सब ये डिस्क्रिप्शन डेट वाइज मिलेंगे। उसका पूरा डाटा मैंने लिया है। लेकिन क्योंकि हिटलर ने एक बोला था, उसने बोला था इसी बहाने मुझे कोई और वंश का बच्चा भी मरेगा तो चलेगा नहीं। ये बहुत प्रोफेशनली करने वाला काम है। हम लोगों को इस पर एक
मुझे लगता है 3-4 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और लेकिन मैं दर्शकों से ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि वो इस पुस्तक को ख़रीदें, इसको लें और ले कर के इसको डीपली अध्ययन करें, क्योंकि डीप स्टेट पर मुझे लगता है कि जो काम दीपक जी ने किया है वो अभूतपूर्व है। और इसमें आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी। 110 साल का अगर इन्होंने पूरा उसमें उनके कारनामे खोले हैं, एविडेंस के साथ खोले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर मैं अभी कट शॉर्ट में, चूँकि मेरे थोड़ा बुक के बारे में 1-2 मिनट में बोल लेता हूँ। मेरे प्रोग्राम का चूँकि टाइम एक तय है, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस बुक के जो चैप्टर हैं वो क्या क्या हैं। हाँ। और इसमें एक्चुअल में जानकारी क्या की दी गई है, बस 2 मिनट में बता दीजिएगा। ये बुक है, ये उसके 3 पार्ट है। 1 ये है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं हुई। जैसे मैंने कहा, टाइटैनिक, फेडरल बैंक, रशियन रिवॉल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ग्रेट डिप्रेशन, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जब IMF और वर्ल्ड बैंक प्रस्तापित हुई, फिर ऑयल का पॉलिटिक्स, उसके बाद 9/11, फिर जो 2008 का सब प्राइम क्राइसिस हुआ वो, उसके बाद पहले का .com घोटाला जो अमेरिका में हुआ, सब फाइनेंशियल घोटाले हैं, सब फाइनेंशियल मिसचिप्स है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इस शतक का हमला, जैसे मैंने कहा टाइटैनिक अगले वाले शतक का हमला था टेररिस्ट, इस शतक का हमला कोविड-19। तो तब तक ये जाती है पूरा 108 साल का ये पूरा जाता है परिप्रेक्ष्य। 3 पार्ट है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट। सेकंड, वो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट जो घटे हैं उसको अंजाम देने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, CIA है, मोसाद है, उसमें BIS है, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन है, हेनरी किसिंजर नाम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आदमी नहीं है खाली। और फिर तो ये सब पूरे ट्राइलैटरल कमीशन वगैरह है, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज है, वॉल स्ट्रीट की वॉल स्ट्रीट है, ऐसे सारे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्या क्रिएट किया इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए। और तीसरा है, इनके पीछे किंगपिन कौन है, उनके नाम और उनकी पूरी हिस्ट्री है। ऐसे 3 पार्ट में ये बुक जाता है, इवेंट के साथ आप उसको जोड़ सकते हो। और ये बुक ऐसा है कि उसका नाम है घात सूत्र, और ये अमेज़ॉन पे आपको अवेलेबल है। अमेज़ॉन US ने उसको पब्लिश किया हुआ है। दूसरे आखिर में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि डीप स्टेट भारत में कितना कामयाब रहा है अपनी साजिशों को अंजाम देने के मामले में, और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि डीप स्टेट से जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं वो हाथ पर हाथ रखे बैठे होंगे। नहीं। और किसी न किसी रूप में हमें चीज़ें और कड़ियाँ जुड़ती हुई दिखाई भी देती हैं, कुछ लोगों की संदिग्ध हरकतें भी दिखाई पड़ ही रही हैं। तो भारत में क्या ये कभी कामयाब हो पाएगा? बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट यहाँ कभी अगर वो चाहेगा भी तो क्या हो पाएगा? हाँ, तो उसका अभी भारत का कैसा है, भारत को एक लेवल पे आना पड़ना चाहिए था पहले, क्योंकि उनके नज़र में है, उनके रडार पे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो हिंदुस्तान पहले बेचारा अपना मतलब बहुत लो GDP, बहुत लो लिविंग कॉस्ट, बहुत कर पर कैपिटा इनकम बहुत कम, ऐसे लेवल का एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था। अब वो डेवलपिंग हो गया है। अब धीरे धीरे ध्यान में आने लगा 140 करोड़ की आबादी, ये असेट है। ये गवर्नमेंट में उस लायबिलिटी को असेट में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि कंजम्पशन सबसे बड़ी पावर हमारी है। अब हिंदुस्तान उनके रडार पे आया है। इसलिए आपने देखा होगा भारत में जो जो तब्दीलियाँ हुई, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, जो जो प्रगति के रास्ते खुले गए, जो जो डिसीजन लिए गए डीमोनेटाइजेशन से लेके बैंक अकाउंट से, तब भारत जैसे सशक्त होता चला गया, वैसे भारत में बहुत सारे कारनामे शुरू हो गए। CAA का चाहे आंदोलन हो, आंदोलनजीवी बढ़ते चले गए। आंदोलनजीवी प्राइम मिनिस्टर का वर्ड है, लेकिन मतलब हर एक कोई नया कोई साधन देना चाहिए ताकि अनरेस्ट दिखाई दे। कोई भी देश का सबसे बड़ा धोखा है देश के अंतर्गत जो अनरेस्ट है, तो वो अनरेस्ट कोई ना कोई वजह से चलती रहनी चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है अपोजिशन पार्टी, उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है लोग जो सरकार पे संतुष्ट नहीं है, जिनको ये सरकार नहीं चाहिए। तो ऐसे जो सरकार पे नाखुश है, जिनको ये सरकार चलने की वजह, अभी एक सिंपल स्कीम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसमें अगर 1,80,000 करोड़ का लीकेज गवर्नमेंट का रुक गया है,
तो उसके ऊपर चलने वाले कितने लोग अभी दुखी होंगे। 8 करोड़ के रेशन कार्ड थे, वो जब आधार से जोड़े गए तो 4 करोड़ के ऊपर जा नहीं रहे, तो जो सुकड़ी दी जाती थी हर आफ्टरनून में 50 रुपये पर डे इतने विद्यार्थियों को, वो कोई तो ले रहा था ना, वो पैसे तो चले गए गवर्नमेंट से। तो ये सब, अब जब जीएसटी हुआ तो बहुत सारे उनके लीकेज टैक्स के बंद हो गए, रेवेन्यू के टैक्स, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ने लगा, तो उसमें काफ़ी लोगों के हितों को धोखा पहुंचता है। तो ये लोग सब, ये तो अनरेस्ट ही है ना, उनका तो रोजी रोटी चली गई, जिस पे जी रहे थे वही चला गया। फिर उनको पॉलिटिकल पार्टियां सपोर्ट करती है। इंडिया में डेमोक्रेसी इतनी फ्री है, और डेमोक्रेसी क्या, वो मतलब अनकंट्रोल डेमोक्रेसी है, तो हर रीजनल पार्टी है जिनका अपने अपने इंटरेस्ट है। तो ये सब लोगों के लिए इतने आंदोलन हुए। आप सीए से गिनो, शाहीन बाग से लेके अभी तक चल रहा है फार्मर्स आंदोलन। लोग अभी फार्मर्स की डिमांड तो वही थी जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, वो देने के टाइम तो उनको नहीं चाहिए, वो आंदोलन स्थगित कर दिया गया, क्योंकि उसके आगे बहुत कुछ ज़्यादा, एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेंसी खड़ा हुआ था। तो ये सब 2014 से लेके आज तक जितने भी आंदोलन हुए ना, ये सब डीप स्टेट के टेस्टिंग कारनामे है। बड़ा धमाका कब होगा मालूम नहीं, हो भी पाएगा नहीं, मुझे आशंका इसलिए है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, और डिजिटल इकोनॉमी में उनके काफ़ी मंसूबों को तोड़ दिया है। ये बात पक्की है। लोगों को अपने खाते में पैसे मिलने लगे, दिखने में मामूली बात लगती है, लेकिन उससे लोग संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर वो ऐसी शक्तियों को ताकत नहीं देते। एक एक आदमी अपने घर में अपनी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, उसका बेचारे का दिन भर चलता रहे उतना सोचता है। तो सरकार ने जो डिसीजन लिया, अभी बहुत सारे लेने हैं, अभी कॉमन सिविल कोड आना है, ये आना है, तो जैसे कॉमन सिविल के तौर पर सर गवर्नमेंट बढ़ने लगी, फिर एकदम ये गवर्नमेंट मुस्लिम अपोजिट है, ऐसा एक पिक्चर आना शुरू हो गया। फिर एक बड़ी लॉबी है जो मतलब आंदोलनजीवी जैसे, वैसे एक मीडिया की लॉबी है, वैसे एक देश के जाने माने वामपंथी कोई सोच वाले लोग, जो जिसको सो कॉल्ड कहता हूँ मैं, जो बहुत ही अच्छी, जो चाइना को कभी अपोज नहीं करते हो। चाइना माओ ने 8 करोड़ लोग मारे, तब ये कहा थे मालूम नहीं, इतने चाइना में बर्बादी हुई, वो कुछ बोले नहीं कम्युनिस्ट स्टेट होके, लेकिन इंडिया में वो बहुत फ्रीडम से बात, और सिस्टम में बैठे हुए लोग, सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, पूरी सिस्टम। सर क्या हुआ है मालूम है ओंकार जी, आपने बहुत अच्छी याद दिलाई, एक मिनट स्पेंड करूँगा। हमने ब्रिटिशों से जो ब्यूरोक्रेसी कॉपी की ना, वो सबसे बड़ी गलती है। उसमें क्या हुआ, मतलब वाइट अंग्रेज चले गए, काले आ गए, इतना ही फर्क हुआ, क्योंकि सिस्टम वही चलती रही। वो रिसाव जो होता है वो आया ही नहीं कभी, क्योंकि वो इतनी बड़ी सिस्टम, और वो लोग बैठे हुए, उन्होंने हर संस्था पे कब्जा किया था। वीवीगिरी के इलेक्शन से हमको मालूम है। तो वो सब लोगों ने उनको ये नहीं चाहिए, तो ये तो उनको करते रहेंगे, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आम लोगों को सतर्क रहने की। और जो भी है गवर्नमेंट से झगड़ा करो, मांगो, लेकिन अपने देश के अगेंस्ट कोई कुछ कर रहा है, इंस्टेबिलिटी ला रहा है बांग्लादेश जैसी, तो उसको सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि कई अरसों बाद ये देश एक खड़ा हुआ है। कई अरसों बाद इस देश ने कोरोना जैसी बीमारी को अपनी ताकत के बलबूतों पे अपने को और कई देशों को वैक्सीन दे के जगाया है। तो जो भी उसको मतलब आप गालियाँ दे ही सकते हो, आप रोज़ आके आलोचना कर ही सकते हो, लेकिन उसका एक सेंस रखना चाहिए हर चीज़ का, कि ये देश में हित में बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो इसमें ये कारनामे चलते रहेंगे। अब डीप स्टेट, अब जैसे इंडेनबर्ग का हुआ अदानी का, डीप स्टेट हर मामले में जहाँ जहाँ प्रगति की नींव रची जाएगी, जहाँ जहाँ होगा कि इस पर अभी भारत एक बड़ा श्रेष्ठ कंट्री हो जाएगा, उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये लगातार चलती रहेगी। एनजीओज़ जैसे बंद हुए, 1,45,000 एनजीओज़ बंद हुए, इनमें पैसा आ रहा था, वो सब गवर्नमेंट ने, तो एक एक जैसे चप्पा चप्पा वो ठीक करते जाएंगे, वैसे अपोज बढ़ेगा, क्योंकि जिसके लाभार्थी है उनको दुख तो होगा ही। तो ये डीप स्टेट इंडिया में अभी अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा कारनामे करेगा। उसके लिए अपने बॉर्डर भी ऐसे ही बना के रखे, अपने पुरखों ने पहले से कि सब वीक है, चाइना के साथ, हर पड़ोस के साथ हमारा झगड़ा है, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी है, उसको भी डीप स्टेट सपोर्ट कर सकता है। पूरा सब जगह का अपना पोर्ट है इंडिया के बाजू का, उसमें कोई ना कोई सामरिक महत्व की जगह पे कब्जा करना, ये हम्बन टोटा जैसे श्रीलंका का बनाया, तो ये सब ताकतों को डीप स्टेट बिल्कुल हवा देगा, बिल्कुल मदद करेगा। लेकिन एक बात का मुझे बड़ा गर्व है और एक बात का मुझे विश्वास भी है, 140 करोड़ लोग हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो देश हित की बात करेगी, देश हित में निर्णय लेगी, उसके पीछे खड़ी रहेगी, तो ये सब अपने अपने टाइम के साथ वो चले जाएंगे। लेकिन डीप स्टेट का कभी भी नहीं था पहले इतना बड़ा धोखा
अब देश के सर पे मंडरा रहा है, ये बात को मैं ना नहीं भूल सकता। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और घात सूत्र के बारे में बताने के लिए। तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। और आगे भी हम अलग अलग विषयों पर दीपक जी को जोड़ते रहेंगे और इस विषय पर भी कुछ और प्रोग्राम जरूर करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आनंद हुआ ओंकार जी, आप जैसे लोगों के साथ बैठने में मज़ा आता है, क्योंकि आप देश के हित में बहुत काम करते हैं। आपकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप। भारत माता की जय। नमस्कार।